आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। पिछले उसमें मैंने बहुत सारी अभिक्रियाओं के प्रकार आपको बताए थे। उसमें एक और प्रकार है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट, जो पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट कहलाता है वो अभिक्रिया। जब कोई अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट के रूप में हमको अवक्षेप प्राप्त होता है, उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त होता है, तो इसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहलाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। जब अवक्षेप हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, एक से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, तो उन उत्पादों में यदि हमको अवक्षेप प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि वो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं Na2SO4, ये हमने पहले भी की है, प्लस BaCl2। अब इन दोनों की रिएक्शन होती है Na, ये कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया थी जिसमें जो आयन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं अभिकारकों के। तो Na ये एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से मिलता है, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से मिलता है। तो BaSO4 एक बना इसमें, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा बना NaCl। संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं तो 2NaCl हो जाता है। तो यहाँ पर BaSO4 ये प्रेसिपिटेट है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। आपने देखे होंगे कई रिएक्शंस में ऐसे तीर का निशान अगर डाउन नीचे की ओर बना रहता है तो वो अवक्षेप को प्रदर्शित करता है। अगर तीर का निशान ऊपर की ओर होता है तो ये गैस को इंडिकेट करता है। अगर नीचे की ओर वैसे तीर का निशान होता है तो ये अवक्षेप को प्रकट करता है। अब दूसरी चीज आती है कि अवक्षेप होता क्या है। अवक्षेप क्या होता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ये क्या चीज होती है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसमें, जैसे हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कर रहे हैं, तो अभिक्रिया के बाद उसमें एक पदार्थ ऐसा होता है जो बन के नीचे बैठ जाता है। टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के नीचे कुछ पदार्थ हमारा बैठ गया जो जल में घुलनशील नहीं होता है, जो जल में डाइल्यूट नहीं होता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं, यानी कि श्वेत होता है और अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है, तो वो पदार्थ कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं, जब किसी भी अभिक्रिया में इस टाइप का कोई अवक्षेप प्राप्त होता है जो नीचे घुलता नहीं है और नीचे बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब के नीचे, तो उसको अवक्षेप कहते हैं। और इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, अगला टॉपिक है विकृत गंधिता, यानी कि रेंसिडिटी। तो यहां पर हम देख रहे हैं विकृत गंधिता शब्द है, यानी कि गंधिता माने होता है गंध और विकृत माने होता है खराब हो जाना। जब बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो फैटी होते हैं, यानी कि वसीय पदार्थ होते हैं, ऑयल में मिल करके बने होते हैं, तो वे पदार्थ क्या होते हैं कि कुछ समय तक रखने के बाद उनकी सुगंध बदल जाती है। तो हम कहते हैं कि वो पदार्थ क्या हो गया, विकृत गंधी हो गया, उसका स्वाद बदल जाएगा, उसमें नमी आ जाती है, तो वो कहलाता है विकृत गंधी होना। जैसे कि इसको परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है, जब वसा युक्त खाद्य पदार्थ नमी और वायु के संपर्क में आते हैं तो वे ऑक्सीकृत होकर उनका स्वाद व सुगंध बदल जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है और अच्छा नहीं होता है, क्या होता है, खराब हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। ये हमने अक्सर देखा होगा। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स आदि के जो पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है उसमें से। आपने देखा होगा बहुत सारे चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें बहुत सारी हवा भरी रहती है। जैसे ये एक पैकेट है तो इसमें देखिए मटेरियल कितना होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन उसके बाद इसमें ये गैस भरी हुई है कि आप अगर इसको दबाएंगे तो इसमें क्या है, गैस है। तो ये जो गैस है ये एक्चुअल में क्या है, इसमें ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर भर दिया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस को भरने से क्या होता है कि ऑक्सीजन है नहीं,
तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो पदार्थ इसके अंदर रखा हुआ है वह ऑक्सीकृत नहीं होगा। अगर ऑक्सीकृत नहीं होगा तो उसमें नमी नहीं आएगी और उसका टेस्ट भी खराब नहीं होगा। तो ये था हमारा विकृत गंधिता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संक्षारण, अगला टॉपिक आता है संक्षारण यानी कि कोरोशंस। तो संक्षारण क्या है? संक्षारण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज का धीरे धीरे नष्ट होना, उसको हम कहते हैं संक्षारित होना। तो संक्षारण को परिभाषित करते हैं वायु और नमी के संपर्क में आने पर जब धातुएं क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं, तो हम उसको कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहा होता है, लोहे को अगर हम कहीं नमी में छोड़ दें, वायु और नमी यहाँ पर हो यानी कि कहीं पर नमी वाला स्थान हो, वहां पर अगर हम उसको रखते हैं तो उसमें भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया। ये संक्षारण का एक उदाहरण है। तो उसी तरह से इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं, वायु और नमी के संपर्क में आने पर जब धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। लोहे पर जंग जिसको मैंने बताया, अब लोहे पर जंग क्या होती है, आपने लोहा देखा होगा, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो ऊपर ऊपर की ओर उछलने लगता है, ठीक है, और थोड़े समय के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे वहां पर टूट जाता है और वहां पर एक गैप बन जाता है, छेद हो जाता है, टूट जाता है, जो भी हम समझे। तो जैसे लोहे पर जंग लगना, और जंग जो होती है वो क्या होती है, जलीय आयरन ऑक्साइड होती है, इसको याद रखें, जलीय आयरन ऑक्साइड Fe2O3 into XH2O। XH2O यानी कि जल की क्या मात्रा है, वहां पर कितना % जल वहां पर उपस्थित है उसको डिपेंड करता है। तो ये क्या होता है, जलीय आयरन ऑक्साइड ही जंग होती है, तो ये संक्षारण है। तो जैसे जंग लगने का अगर हम वो लेते हैं, तो जंग के कारण पूरे देश में या पूरे विश्व में हर वर्ष लाखों रुपये का नुकसान होता है, लाखों, ये अर्थव्यवस्था पे बड़ा भारी पड़ता है हमारी। जैसे बहुत से जहाज खराब हो जाते हैं, समुद्री जहाज खराब हो जाते हैं, छोटे छोटे रास्तों में बने हुए डैम होते हैं, या क्या कहते हैं, लोहे की बनी हुई अन्य सामग्री होती है, मशीनरीज होती हैं, या हमारे घर में रखे हुई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जंग के कारण समाप्त हो जाती हैं। तो ये सब संक्षारण के कारण होता है। बड़ी बड़ी मीनारों को नुकसान पहुंचता है, तो यानी कि प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान संक्षारण की वजह से होता है। तो बच्चों, ये इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक था संक्षारण। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होंगी, जिसको मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो धन्यवाद, घर पर रहिए, सुरक्षित।